ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आए हुए बजट 2019-20 पर पहले वक्ता के रूप में आपने मुझे अवसर प्रदान किया। पूरे वर्ष के लेखा जोखा के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने अपने बजट भाषण में अपने बजट प्रस्तावों को समाज का आईना बताया। सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। गंभीरता से सभी मान्य सदस्य चर्चा करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार इस बजट की बहस में अगर गंभीर होती तो ऑफिसर गैलरी की हालत वो नहीं होती जो मेरे सामने है। कई बार जीतकर भी लोग हारते हैं, कई बार हारकर भी जीतते हैं। हम लोग इधर बैठे हैं, पर इस बार हम हारकर भी जीते हैं और आप जीतकर भी हारे हैं। आखिर गर्वित मुद्रा में हम ही बैठे हैं। सभापति महोदय, हर इस लोकतंत्र में हर चुनाव रेफरेंडम होता है, हर चुनाव जनादेश होता है। और इस रेफरेंडम के इस जनादेश की अगर किसी ने पालना की, किसी ने स्वीकार किया, तो मैं बधाई देना चाहूंगा आदरणीय राहुल जी गांधी को। उन्होंने जनादेश को स्वीकार किया सभापति महोदय, और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सदन के नेता शायद अब उनके आदर्श राहुल जी रहे नहीं, उस धारा की ओर आगे बढ़ेंगे नहीं। पर मैं सभापति महोदय, सदन के नेता की एक बात मुझे यहां उद्धृत करना उचित समझता हूं। उन्होंने एक बयान दिया। राहुल जी गांधी ने अपने त्यागपत्र में 4 पृष्ठ का जो पत्र लिखा वो कांग्रेस को मजबूत करने वाला है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नसीब देने वाला है। और उस पत्र की आत्मा क्या थी? मैं उस पत्र की आत्मा के 3 शब्द पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पत्र अंग्रेजी में है। बजट का हिस्सा है क्या? बिल्डिंग द पार्टी। ये पत्र बजट का हिस्सा है क्या? ये बार-बार नाम क्यों लिया जा रहा है? माननीय सदस्य, पढ़ने का शौक है क्या? विराजिए। बजट पे बुलवाओ तो अनावश्यक बातें बोलने का कोई समय नहीं है। विराजिए आप। मन मर्जी से आप बजट के अलावा बोलेंगे, हम कैसे सुनेंगे? विराजिए। सभापति महोदय, इस बजट का तो हिस्सा यह भी नहीं था। सभापति महोदय, इस बजट का हिस्सा तो यह भी नहीं था। वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं, हम तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं। जब इस चार शायरियां होती थी, मैं तो बजट की बात भी आपको कहूंगा। अन्य सदस्य। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस पत्र के 2 लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। रीबिल्डिंग ऑफ द पार्टी रिक्वायर्ड हार्ड डिसीजन एंड नंबर ऑफ पीपल्स विल हैव टू बी मेक अकाउंटेबल फॉर द फेलियर ऑफ 2019। कई लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, और मैं समझता हूं कि अब कल्ला जी बांध में से सुराख हो गए हैं। ज्योतिराजे सिंधिया के रूप में हो, मिलिंद देवड़ा के रूप में हो, तरुण कुमार के रूप में हो, और आप तो जानते हो बांध में से सुराख होता है तो बांध को टूटना ही पड़ता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं यूं ही नहीं कह रहा, मुझे एक परिवर्तन का एहसास हो रहा है राजस्थान के अंदर भी। और मैं चाहता हूं सदन के नेता ने जो बजट प्रस्तुत किया, इसको लागू कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा? माननीय उपनेता महोदय, परिवर्तन की अपेक्षा तो आप भी रखते ही हैं। ये अपेक्षाएं हैं। सभापति महोदय, जब माननीय सदन के नेताजी ने 13 फरवरी को बजट वक्तव्य पढ़ा था, तो उसमें 100 दिन की कार्यकारी योजना बनाई, बोलने दे, घोषणाओं का अंबार लगा दिया। और उन दिनों में एक ध्येय वाक्य उनका था 13 फरवरी के उस बजट वक्तव्य में, और उसके पश्चात लोकसभा के चुनाव की आहट है। कांग्रेस 25 की 25 सीटें जीतेगी। हो क्या गया?
ये जो मैं रेफरेंडम की बात कर रहा हूं, 6 महीने के अंतराल में 25 की 25 सीटों पर आप धराशायी हो गए। और भारतीय जनता पार्टी सभापति महोदय 1,96,28,443 वोट लेकर उसका गठबंधन ने फर्स्ट डिवीजन से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है 60.36%। कांग्रेस का वोट ग्राफ जो 5% ज्यादा था वो गिरकर 20% नीचे चला गया। अब ये गहलोत साहब की जादूगरी है कि मोदी जी का मैजिक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर 19 लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ने 50% से ज्यादा वोट लिए। और 17वीं लोकसभा का जो दृश्य हमारे सामने है, दूसरी बार 55 वर्ष तक शासन करने वाली कांग्रेस प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पाई, 10% सीट नहीं जिता पाई, 52 सीटों पर आपको संतोष करना पड़ा, अमेठी जैसा गढ़ आपका टूट गया। और सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में अकेले 50% वोट लेकर गई है और 55 वर्ष तक राज करने वाली कांग्रेस को 18 राज्यों में 0। और कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं, 3,999 किलोमीटर का सफर है, सड़क है, एक भी सांसद नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें। और 48 साल बाद ये राजनीतिक दल पहला राजनीतिक दल है जिसने दिल्ली के अंदर दोबारा अपनी सत्ता बनाई। मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं बधाई भी देना चाहूंगा, सदन के अंदर एक शेर और एक शेरनी जरूर है, एक तो रमेश जी मीणा, एक ममता जी, 2 के अलावा सब धराशायी हो गए। 185 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ ने इनको रोंद डाला। और अब ये अवसाद में है। अवसाद के इस वातावरण में जो बजट मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, मुझे इस बजट के आंकड़ों से मैं सिद्ध करूंगा ये मुख्यमंत्री जी ने बजट को पढ़ा नहीं। कई बार हो जाता है सभापति महोदय, आप तो अनुभवी हैं, इसलिए ये बजट हताशा भरा हुआ बजट है। ये बजट सिर्फ औपचारिकता को लेकर आया है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस मुख्यमंत्री जी ने जो कल बजट पढ़ा उसके पृष्ठ 3 के पैरा 10 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 3 का पैरा 10 ये कह रहा है, पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई। हमारे पिछले कार्यकाल में कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य में 2010-11 में रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में आया, 2012-13 में लगातार रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में रहा। गत सरकार के अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण 2018-19 में रेवेन्यू डेफिसिट लगभग 29,000 करोड़ का हो गया। ये पवित्र डॉक्यूमेंट माना जाता है। आज मेरी बात सुनकर कोई उत्तर नहीं देंगे, पिछली बार भी ये हुआ था, इनकी बातों में दम नहीं, ये कहकर मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे, मेरे पड़ोसी रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये 29,000 का आंकड़ा आया कहां से? सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सदन का ध्यान, एक किताब आपने कल ही और दी है, ये FRBM एक्ट है, मध्यकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण, राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण, प्रकटीकरण विवरण 2019-2020 परिवर्तित। ये मुख्य सचेतक महोदय मैं घर से नहीं लेकर आया, आपने दी। और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये जो अध्यक्ष महोदय आप तो साक्षी रहे हैं, 2005 में देश में FRBM एक्ट आया। उसके पीछे मंशा एक ही थी कि सारी राज्य सरकारें जहां वित्तीय अनुशासन में बंधे, वहां आम आवाम के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके द्वारा सारे जितने भी फाइनेंशियल इंडिकेटर हैं जो राज्य की खुशहाली के प्रतीक है, राज्य की आर्थिक रुग्णता के प्रतीक है, वो प्रमाणिक तौर पर जनता के बीच में चले जाएं। और इसके पृष्ठ 1 पर 10 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने हस्ताक्षर किए। इसके मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके पृष्ठ 9 के टेबल राज वित्तीय संकेत कॉलम 10, ये इसमें लिखा है कि इस बार जो आपका राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट है, जिसको 29,000 बताया, उसका आंकड़ा प्रतिपक्ष के नेता इस डॉक्यूमेंट में जो ऑथेंटिक है 24,824 करोड़। ये आया कहां से डॉक्यूमेंट, मेरे समझ में नहीं आया। पूर्ववर्ती सरकार पर सिर्फ एक ही आप बार बार कीचड़ उछालने के लिए कि हमने वित्तीय कुप्रबंधन कर डाला, आप जगलीरी कर रहे हैं। यही नहीं सभापति महोदय,
मैं आपका ध्यान 19 फरवरी 2019 को जो इन्होंने वक्तव्य दिया मेरे पास है सभापति महोदय, उसके पृष्ठ 6 के पैरा 11 में दिखाना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें कहते हैं वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 24,824 करोड़ 91 लाख। मतलब हम इस बजट पर बहस कर रहे हैं। मेरा सवाल इतना सा है कि मैं चीफ विप साहब किस डॉक्यूमेंट को सही मानूं? 13 फरवरी 2019 को इसी सदन में सदन के नेता ने अपने बजट वक्तव्य में पृष्ठ 6 पर जो कहा वो आंकड़ा सही मानूं, या आपने FRBM एक्ट की जो किताब मुझे दी उसमें जो कॉलम 10 में लिखा वो सही मानूं, या ये बात सही मानूं जो बजट के अंदर एक पवित्र डॉक्यूमेंट में मुख्यमंत्री जी कल बोलकर चले गए? मैं समझता हूं कि कम से कम हम बजट की सेंटिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। मैं चाहूंगा कि जब उत्तर दें मुख्यमंत्री जी तो निश्चित तौर पर इस बारे में बताएं। मैं आपका ध्यान सभापति महोदय एक और पैरा की तरफ, ये पैरा भी कल मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा, पैरा है बजट का पेज नंबर 3 पैरा नंबर 11। उसमें लिखा है गत सरकार के पूर्ण कार्यकाल में फिजिकल डिफिसिट लगातार 3% रहा और वर्ष 2015-16 के अंदर यह बढ़कर 9% हो गया, जो गत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। ठीक है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यह 3% किसका है? आप ये लिखना भूल गए कि गत सरकार के कार्यकाल में फिजिकल डिफिसिट 3% तो रहा, पर किस चीज का 3% रहा? टोटल टैक्स रेवेन्यू का रहा, टोटल नेट बोरोइंग का रहा। यह बजट को लिखते वक्त मैंने कहा ना, अवसाद बहुत बुरा होता है सभापति महोदय। मैं भी एक बार कृष्ण जन्मभूमि में चला गया था, अवसाद बड़ा बुरा होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें स्पष्टता का अभाव है और इसके पीछे जो कहना चाहते हैं उस पर आ जाता हूं। आप कहना यह चाह रहे हैं कि ये जो आपका फिजिकल डिफिसिट और जीएसडीपी का रेशियो उसके बारे में कहना चाहते हैं, पर सभापति महोदय इस बजट डॉक्यूमेंट में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आर्थिक नीतियों का दर्पण है, आईना है। इस दर्पण में अक्स नहीं दिखा मेरे को तो। और मैं निवेदन करूं कि ये जो इन्होंने फिजिकल डेफिसिट के बारे में लिखा कि फिजिकल डेफिसिट 9% पहुंच गया और FRBM की जो लक्ष्मण रेखा था उसको पार कर गया, तो मैं ध्यान आपका दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, FRBM एक्ट के ये 17-18 मेरे हाथ में, ये 17-18 में जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे दिया उस डॉक्यूमेंट का पेज 17 में प्रारूप पै 1, उसमें प्रतिपक्ष के नेता जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में इन्होंने फिजिकल डेफिसिट बताया 3.42। अब ये 9% कहां से ले आए? 9% की बात इन्होंने जो कही वो इस बात को लेकर कही कि उस समय विद्युत कंपनियां घाटे में डूब रही थी, विद्युत कंपनियों को कोई बैंक उधार नहीं दे रहा था, विद्युत कंपनियों पर जितना ऋण था उसका 75% टेक ओवर करने के लिए उदय योजना के माध्यम से इन 2 वर्षों के अंदर 2014, 15, 16 के अंदर 30,000 करोड़ रुपए दिए। जब ये पैसा दिया तो इस बात की चिंता थी कि FRBM एक्ट के अंदर जो लक्ष्मण रेखाएं खींची गई उससे आगे जा रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इसी डॉक्यूमेंट के, इन्होंने जिसमें ऊपर लिखा 3.42 और इसके नीचे नेता प्रतिपक्ष लिखा इन्होंने उदय योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों के दिनांक 30/9/2015 तक बकाये ऋणों का 75% टेक ओवर किए जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 में इस प्रकार का प्रभाव राज्य वित्तीय घाटे में सम्मिलित होने योग्य नहीं है। इस आधार पर 2015-16 में राज्य वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.37% ही है। मतलब क्यों, क्या कारण क्या है? मतलब आप इस तरह की बातें करके ये बाजीगरी क्यों कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज हो क्या रहा है? आज सभापति महोदय मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, राजस्थान में आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है, ट्रेजरी के अंदर बिल अटे पड़े। आज वही बिल पास होता है जिसके लिए आपके यहां से जिला कलेक्टर को टेलीफोन आता है, जिला कलेक्टर टीओ को कहता है। यह कमीशनबाजी बढ़ गई, बिलों के अंदर बिल पास करने में कमीशनबाजी।
आपने सारे के सारे काम रोकने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपका ध्यान एक और वक्तव्य की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा अध्यक्ष महोदय कि इस बजट के डॉक्यूमेंट में क्यों पहले आपने आपत्ति दर्ज करा दी। मैंने बजट किस हालात में प्रस्तुत किया गया, इस राजस्थान के राजनीतिक हालात क्या बन गए, किस कारण से आज मेरे सामने वाले मेरे मित्र उचका करते थे, आज इधर से तो कुछ गायब भी हो गए। मतलब ये सन्नाटा क्यों है, सन्नाटा क्यों बरपा है। इसलिए अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो बजट दिया, मुख्यमंत्री जी ने कल पढ़ा, उस बजट के पृष्ठ 3 के पैरा 12, वो आगे सन्नाटा तोड़ने के लिए आपके मित्र, आपका सन्नाटा तोड़ने के लिए मित्र आ गए आपके है। मैं इंतजार कर रहा था सर। मतलब सदन के अंदर मैं मेरी बात रखूं और मेरे दो मित्र नहीं हो, उसका आनंद नहीं आता सभापति महोदय। तो सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आपको संबल इस पैरा 12 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पैरा 12 में क्या लिखा, जो मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। पिछली सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अत्यधिक ऋण लिया, जिससे राज्य कर्जे में के तले दब गया। मार्च 2014 के अंत में जब हमने शासन छोड़ा, तब कर्जा तथा अन्य लायबिलिटी का कुल भार 1,29,910 करोड़ था। राज्य के जीडीपी का 23.5% था। इस प्रकार हमारी सरकार FRBM एक्ट 2005 द्वारा निर्धारित वित्तीय मानक 25% के भीतर रखने में सफल हुई। पर गत सरकार के समय में वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों में यह बढ़कर 3,09,385 करोड़ हो गया, जो जीडीपी का 33.47 है। बिल्कुल सही। मतलब ये कहा तो ये था कि अब बस नया युग प्रारंभ हो गया, ये कर्जा लेने का युग की विदाई। ये कर्जा लेकर तो गुनाह किया, ये गुनाह हम नहीं करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको बजट एट ग्लांस, ये किताब भी कर लीजिए, इस बजट एट ग्लांस के मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसका जो पेज है, कॉलम 2.1, इसमें सभापति महोदय शुद्ध लोक ऋण लोक लेखा से उसको बताया गया है। एक टेबल है, मैं आपकी इजाजत हो तो मैं टेबल ही बोल दूं। 2017-18 में जो एक्चुअल्स के जो आंकड़े आए हैं लोक ऋण के, वो है 25,348। आगे हमने लिया 2018-9 की जो बी हमने बजट एस्टिमेट प्रस्तुत किए, उसमें आंकड़े थे 28,061 करोड़। और उसके बाद जिसका आरोप लगा रहे हैं 9,000 करोड़ का इन्होंने फिजूल खर्ची कर दी। जाते जाते बड़ा कर्जा लेकर इन्होंने बहुत से ऐसे कामों में पैसा, जिसमें पैसा नहीं था, स्वीकृत करके चले गए। ये उसकी पोल खुल रहा है। आप बोलो तो बता दें। मैं बिना, देखिए रोहित जी, मैं कोई बात नहीं, आपके पास अगर मैं झूठ बोलूं तो आपके पास अधिकार है, प्रिवेल लेके आ जाना। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी किताब कह रही है। ये जो आ रही थी, जो 2018-19 के, जिसके लिए आप उछल उछल के कह रहे थे आ रही बताओ, वो है 31,448 करोड़। निश्चित तौर पर बढ़ गया। पर अब आपने क्या किया, आपने इतना बड़ा पैरा मुख्यमंत्री से कलवा डाला, बड़ा गुनाह कर दिया हमने कर्जा लेकर। आपकी जो बी है वो है 32,740, यानी हमने जो एस्टिमेट किया था ना उस वक्त में, आरी में बढ़ गया 3,000 करोड़, वो था 28,061, और आप ले रहे हो अब 32,000। तो ये अंतर देख लो आप। मतलब आप बाबा जी बैंगन खाए, दूसरों को दे उपदेश। अब आप इसमें लिखा रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया। उनकी फिजूल खर्ची शायराना अंदाज में मुख्यमंत्री जी, उनकी वजह से वे बजट फिजूल खर्ची के बहुत है किस्से, लगता है इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से में। अरे काय का हिस्सा, जिस बजट की कर्जे की बात को लेकर पानी पी कर 3 बार पानी पिया इन्होंने, और उसके बाद उसी में ये डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि आप 32,740 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। अब आपने बजट के पृष्ठ 4 के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने जाते जाते 9,000 करोड़ के विभिन्न कार्य चुनावी लाभ लिए बिना बजट के प्रावधान के स्वीकृत कर दिए। सभापति महोदय, दूसरा मामला दूसरा था।
इनको राजस्थान के अंदर सारे कामों को रद्द करना था। ये रोज जो सवाल लग रहे हैं, हमारी स्वीकृत सड़क बीच के अंदर, मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में सड़कें 9 सड़कें WBM पर आ गई, फरमान जारी कर दिया कि सड़क आगे नहीं बनेगी। ये पहली बार देखा है मैंने। ये 6 महीने की समीक्षा के नाम पर जो झुंझुना कोटा से आने वाले मान्य सदस्य को पकड़ा दिया, मैं समझता हूं इसे लोकशाही में राजशाही का अगर अंश किसी में अब मौजूद रहा है तो कोटा से आने वाले माननीय मंत्री महोदय में रहा है। उन्होंने भी इस प्रकार के फरमान जारी कर दिए, सारे काम रुकवा दिए। आज त्राहिमाम हो रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब ये जो आंकड़ा आप 32,740 है, इस आंकड़े को आपको सकल जो हमारा कर्जा उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे को ये बता दो कि आंकड़ा FRBM एक्ट में जो आपने लक्ष्मण रेखा 25% खींची, उससे पार जाएगा कि नहीं जाएगा, आप मेरे को बता दो। अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपका ध्यान, एक इन्होंने भाषण में कह दिया, ये दो, मैं बिना उसके ऑथेंटिक बात के कुछ नहीं कह रहा हूं। इन्होंने पैरा 13 में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, कद सरकार द्वारा बिना सोचे समझे अत्याधिक ऋण लिए जाने से राज्य पर ब्याज भुगतान का भार अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। निश्चित तौर पर सभापति महोदय, मेरा दावा है, हमने कर्जा लिया राजस्थान के विकास के लिए किया। राजस्थान में पहली बार पिछली सरकार का जो कर्जा है उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का जो कंटेंट आता है, मैं किताबों से बता दूंगा, 82% है। कर्जा लेके तनख्वाह नहीं दी, कर्जा लेकर विकास का काम किया, गरीब किसान का कर्जा माफ करने का काम किया, राजस्थान के ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। अब कर्जा ले लिया, ब्याज भार बढ़ गया, आपने हमें कोस दिया। पर अब आप क्या कर रहे हो? आपके पूत के पांव तो पालने में दिख रहे। आपका तो पहला बजट है, आपके पहले बजट में हमारा जो कर्जा था, कर्जे पर ब्याज था, वो बता दो, आगे बोल दूंगा तो बोल दूं, निश्चित तौर पर बोलूंगा। आपकी आज्ञा की पालना करना मेरा काम है। तो सभापति महोदय, अब ये कर्जा ले रहे हैं, वो कर्जा ले रहे हैं ये 23,132 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, ये बजट एट ग्लांस कह रहा है। बजट एट ग्लांस 2019-20 प्रश्न 2 कॉलम 4। दोषारोपण करना ठीक है, दूसरे कांच में के महल में बैठकर दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले खुद देख लेना चाहिए, या नीचे झांक के देखना चाहिए। एक उंगली सामने करते हो तो 4 उंगली इधर आती है। और इसी तरह सभापति महोदय, आज सबसे बड़ा अगर विकास का पैमाना है, खुशहाली का पैमाना है, तो हमारा GSDP है। राज्य की GSDP जितनी बढ़ेगी उतना उस राज्य को खुशहाली के तौर पर आगे बढ़ावा माना जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा सभापति महोदय, ये आपने एक पुस्तक दी है, परिवर्तक आय व्यय अनुमान 2019-20 प्रश्न संख्या 9 कॉलम संख्या 1। भारतीय जनता पार्टी जिसको कह रहे हो कि हमने तो बड़ा राजस्थान के साथ अन्याय कर दिया, 2017 और 2018-19 इन दोनों की तुलना अगर करोगे तो लगभग 1 लाख करोड़ की GSDP राजस्थान की बढ़ी, निश्चित तौर पर बढ़ी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम आरी में आए तो हमारी GSDP थी 9,40,178, 9,29,124, और अब आप हमें कह दिया हमने तो विकास किया ही नहीं। अब आप एस्टिमेट लेकर आए GSDP का, और एस्टिमेट लेकर आए 10,02,430, यानी 95,180 करोड़ की GSDP राजस्थान की। ये सरकार, जिस सरकार के सामने सारे काम बंद है, वो बढ़ा देगी। मैं पूछना चाहता हूं इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बजट के भाषण पृष्ठ 5 के पैरा 15 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार किसान है। आजादी के दशकों बाद भी खेती फायदे का सौदा नहीं। बिल्कुल ठीक है। और खुद ही इस बार जो FRBM एक्ट में अंदर जो हमें आंकड़े दिए हैं, वो आंकड़ा ये कहता है कि हमारी कृषि वृद्धि दर, वार्षिक कृषि वृद्धि दर सिर्फ 2.48% है, और GSDP के अंदर हम इस कृषि का योगदान लगातार गिर रहा है, 24.82% है। अब जहां उद्योग धंधे बंद हो, जहां रियल एस्टेट औंधी पड़ी हो, जहां बजरी के कारण से माफिया पनप रहे हो पर निर्माण कार्य बंद पड़े हो, जहां मानसून अभी तक हमें धोखा दिए हुए हो, कौन से सेक्टर में GSDP बढ़ाएंगे ये बताओ मेरे को।
किस सर्विस सेक्टर में बढ़े, नौकरी देनी पड़ेगी इनको, दूसरे सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी जवाब दें। हालांकि अफसोस इस बात का, कोई बोलो चाहे बोलो, सभापति जी अलमस्त है सब, ये जवाब कौन देगा मेरे समझ में। पूछना चाहता हूं, ये राजस्थान जानना चाहता है राजस्थान की खुशहाली के बारे में। आपने राजस्थान के अवाम को जो सपना दिखाया वो सपना कैसे पूरा होगा, रोड मैप बताओ। इनके पास कोई रोड मैप नहीं। अब आपने रोड मैप तो उसमें है ना साहब, पेपर्स में। पेपर में आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब मुझे 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 आप तो जी साहब माननीय आप विराजिए आप, हर बात में आपका खड़े होना जरूरी है। आसन पैरों पर विराजिए आप विराजिए माननीय सदस्य विराजिए। हर बार खड़ा होना जरूरी है आपका, हर बार खड़ा होना। विराजिए फिर आपको बोलोगे भी राठौर साहब सक्षम आदमी है, वो अपने बचाव कर लेंगे, काहे को परेशान हो रहे हो आप। आपके नेता ने तो उनको जिम्मेदारी दी आपकी सबकी, और आप परेशान हो रहे हो, इनके लिए कैसे चलेगा इनका काम। विराजिए आप, ये गलत परंपरा आपकी, हर बात खड़े मत होइए आप, सीखिए कुछ। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, विराजिए, चुप रहिए अब आप। सभापति महोदय, कोई गंभीरता नहीं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप इंटरवीन कर रहे हो। किशन पोल से आने वाले मान्य सदस्य मेरे वक्तव्य पर मजे और नामजे की बात कह रहे हैं। पहले तो आप ये माननीय राठौर साहब पहले तो आप ये करेंगे, आप अपना बचाव आप कर लेंगे, आपके पीछे लगाओ उनको। हर बात आपका बचाव करने के लिए खड़े हो जाते हैं, आप कहो उनको कि बैठे। आपकी आज्ञा की पालना करना मन। तो मान्य सदस्य, मैं विरासत की राजनीति से यहां नहीं आया हूं, मैं एक्सीडेंटल राजनीति की पैदाइश भी नहीं हूं। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, इस पीठ पर आंदोलन करते हुए, पुलिस की लाठियां झेलते हुए, और अभी तो हमारा दो अंशों का जोड़ा बिछड़ गया। मंत्री महोदय एक मिनट, ये बता दे लाठियां कब खाई, अभी तो खाई नहीं आपने। अरे कमाल करे, लाठी चली नहीं। मंत्री महोदय विराजिए। मान्य मंत्री महोदय, सभापति महोदय, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। भूल गए आप परम पुरानी विधानसभा और आपका वो अग्निबाण छोड़ता हुआ भाषण और पुलिस की कैनन से चलती हुई वो पानी। तो फिर आप इधर देखिए, आप इधर तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान आसन के पैरा नंबर 25 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बड़े गर्वित मुद्रा में कह दिया, राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2018 तक के किसानों का बकाया रहे 9,576 करोड़ के अल्पकालीन फसल ऋण को माफ कर दिया। यह भी दावा कर दिया कि 1,10,000 भूमि को रहन मुक्त करा दिया, और अब कह रहे हैं 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कहने वाली सरकार आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कृषि मंत्री जी कि वाणिज्यिक बैंकों के और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाखों किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र मंत्रालय से संवाद करेंगे। उद्योगों की तरह किसानों को भी वन टाइम का सेटलमेंट दे। कितने किसान हैं आपके पास, आंकड़ा नहीं तो मैं बता दूं। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर जब इन्होंने घोषणा की थी 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ करने की, 59 लाख किसान 9,996 करोड़ रुपए पर कर्जा अलग अलग बैंकों का, उन्होंने सोचा हमारा कर्जा माफ होगा। उस समय इनको ध्यान नहीं था, 1 2 3 करके 10 गिन रहे थे कि ये जो कॉमर्शियल बैंक है, ये जो नोटिफाइड बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, इनका कर्जा माफ आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं सभापति महोदय, मन में इच्छा हो तो बैंकों से बुलाकर बात करें, पर इनकी इच्छा नहीं। और इन्होंने यह भी कह दिया बजट के पैरा 25 में 20,46,000 किसानों को ऋण माफ कर दिया। आज हालत क्या है? ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, निर्मला सीतारमण जी को कह करके दवाई दो पैसे, आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है बाबा लूटने का। सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता इस बात की है, मैं सदन में जब अपनी बात कह रहा हूं तो आसन पर एक स्टेटमैन बैठा है, एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है, मैंने देखा है दलीय पर्दी से ऊपर उठकर बेबाक बात कहने के धनी जैसा व्यक्तित्व बैठा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय
ये 20 लाख किसानों को ऋण माफ करने की बात कर दी, ऋण राहत प्रमाण पत्र दे दिए। मैं पूछना चाहता हूं सदन के माध्यम से, राजस्थान के किसान की आवाज बनकर, कितने किसानों के खाते में ऋण की राशि का अपलेखन करने का काम हुआ? हालात क्या है? खरीफ का ऋण जो 1 अप्रैल से मिलता है, आज ऑनलाइन ऋण की बात करें, लाइन कब चलेगी मेरे को मालूम नहीं है। रबी चली गई, खरीफ का ऋण का 1 रुपया राजस्थान के किसानों को इस बार फसल ऋण का मिला नहीं। उनको पैसों की जरूरत अब, आप तो कभी खाचरीवास जाते नहीं हो, वहां खेती का समय अब है, उनको बीज की जरूरत है, खाद की जरूरत है, उनको कर्जा माफ, उनका ऋण मिले कैसे? उनकी साख सीमा नहीं बनी, साख सीमा बने कैसे कि उनके खाते में अभी ऋण लिखा हुआ, अपलेखन नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कम से कम मुख्यमंत्री जी इस बात का भी जवाब दे कि ये धोखा क्यों किया। हालांकि सभापति महोदय, जनता मैंने कहा ना बड़ा धमाकेदार फैसला करती है। ये सब हमारे साथी बड़े बड़े धराशायी पीरों को मैं सलाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। सभापति महोदय, अभी बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 16,000 करोड़ के सहकारी ऋण की घोषणा कर दी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट देख लिए, मेरे को नहीं मिला 16,000 करोड़ का ये बजट के प्रावधान कहा, मुझे नहीं मिला। और उन्होंने एक बात और कह दी, 0 इंटरेस्ट पर 2012-13 में हम किसान की बहबूदी के लिए हमने ऋण देने का काम हमने चालू किया था, वो बंद हो गया। मैं तारीख पूछना चाहता हूं, किस तारीख को बंद हुआ? मेरा दावा है दिसंबर में जब आचार संहिता लगी उससे पहले तक राजस्थान के इन 5 सालों में रिकॉर्ड पर बात जारी है। 59 लाख करोड़ रुपए का ऋण राजस्थान के किसानों को मिला, जो आज तक नहीं मिला। ये बिना कोई आधार पर 59,000 करोड़ का ऋण मिला, और ये मैं 59,69,000, ये 0 इंटरेस्ट पर ऋण देने की बात, ऋण राहत इस योजना को बंद हो क्या कब हुई मेरे को समझ में नहीं आई। अब सभापति महोदय, मैं एक ऐसे विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो सच्चाई है। सरकार ने अपनी योजना बनाई, योजना भी ये बजट एट ग्लांस के पृष्ठ 1 में है, 1,16,735 की योजना बनी, राजस्थान के विकास की बात कही, बड़ी घोषणाएं की, पर ये पैसा आएगा कहां से? क्योंकि ऋण तो लेंगे नहीं, ऋण तो लेना पाप से, उन्होंने कह दिया पाप है। मैं आपको ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, मेरा सोर्स है सीएजी की रिपोर्ट, ये रही 2017-18, नहीं तो मुझे मिली नहीं। उसके अंदर जो कुल वेतन पर जो भार आता है वो है 37,054, 37,054 रुपए, 37,054 करोड़ रुपए। और ब्याज की अदायगी पर जो भार है आता है वो है 19,719 करोड़ रुपए। और पेंशन पर जो भार है वो है 13,925 करोड़ रुपए। ये डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। और आपका जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वह है प्रताप सिंह जी 50,605 करोड़ रुपए। तो आपने भी टैक्स ले लिया, आरटीओ ने भी, कुछ टैक्स तो सरकार में है, कुछ टैक्स ऊपर जाता है, उसकी बात नहीं करता मैं। जो सरकार के खाते में जो टैक्स है टोटल टैक्स रेवेन्यू का वो 50,605 करोड़ रुपए। और ये पहुंचता है सभापति महोदय, कैसे काम होगा राजस्थान, कैसे पैसा कहां से आएगा? 139% अबव तो टोटल टैक्स रेवेन्यू का पैसा इन वेतन, ब्याज की अदायगी और पेंशन में जा रहा है। और अभी ये 18-19 का जो आपने एफआरबीएम एक्ट में दिया, उसमें मुझे और इसका आंकड़ा मिल गया, अपडेट मिल गया उसका। उसमें एफआरबीएम एक्ट का पृष्ठ 4 और इसमें लिखा है, पृष्ठ 9 में लिखा है कि वेतन पर जो भार आया 19-20 के अंदर उन्होंने आर बी दोनों को करके किया 55,785, ब्याज अदायगी पर आ रहा है 23,137, पेंशन पर आ रहा है 22,579, कुल जो इन पर भार है वह 1,11,486 करोड़ का। और जो टोटल टैक्स रेवेन्यू का जो कंपोनेंट है वो है 77,742 का। इसको अगर देखें तो 151%। पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, मतलब अब किस तरह बात इन्होंने कितनी लंबी लंबी कर दी। रिफाइनरी हमारे टाइम में, मेमू कोच, रेलवे ट्रैक बांसवाड़ा से टोंक करौली, कौन मना करता है? करो ना आप, पर बताओ श्री किस प्रकार करोगे?
मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये कृषक कल्याण कोष का जो पेज 17 में इन्होंने जिक्र किया, वो कहाँ है बजट में? हमें तो दिखा नहीं कहाँ है उसमें। और सभापति महोदय, अभी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, किसी भी मौके पर रिफाइनरी की बात नहीं करे, जमे नहीं। 2008 के अंदर इन्होंने बात प्रारंभ की थी चुनाव घोषणा पत्र में। उसके बाद उनके पूरे कालखंड में जितने भी बजट इन्होंने प्रस्तुत किया, रिफाइनरी का राग बड़े प्यार से अलापा। और सभापति महोदय, वक्त था 22 सितंबर 2013 का, साक्षी रहे यहां बैठे बहुत से लोग, पहुंच गए थे बिना कोई स्वीकृति के, बिना कोई लीज के, बिना कोई पर्यावरण स्वीकृति के शिलान्यास करवा डाला। उस समय तत्कालीन सबसे बड़ी नेता यूपीए की चेयरपर्सन से, और 7 करोड़ रुपए के विज्ञापन दे डाले। रिफाइनरी लग रही है, काला सोना उगलेगी और विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। अब सभापति महोदय, उसके बाद विदाई हो गई। इन्होंने जो एमओयू किया था, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड पर बात चली जाए, क्योंकि रिफाइनरी की बात को लेकर कल सदन के नेता सदन के बाहर भी बहुत बजा रहे थे। 14 मार्च 2013 को जो एमओयू किया माननीय प्रतिपक्ष के नेता, उसमें हमारी एचपीसीएल के साथ जो एमओयू हुआ, उसमें हमारी इक्विटी थी 26%, और तय कर दिया कि 15 साल के लिए 3,736 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। कुल 56,040 करोड़ का भार राजस्थान पर डाल दिया। अब उसके बाद हम आ गए, बड़े बड़े बैनर लगा दिए, रिफाइनरी का काम को बंद कर दिया, रीनेगोशिएट किया। वसुंधरा जी ने धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी उपस्थिति में। और उसमें जो विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात, जो उसी कंपनी के साथ उसी 26% इक्विटी के अंदर जो हमने रीनेगोशिएट किया, कहाँ तो आप दे रहे थे 3,736 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन 15 साल के लिए, और कहीं अब 1123 पर आ गया। और अब आपने इतना बड़ा विराजिए, अरे आप विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए। 1123 करोड़ कहाँ, 3736 करोड़, 40 करोड़, 40, मेरे नेता कहते हैं बैठ जाऊंगा, 40,000 करोड़ का फायदा राजस्थान के आवाम का वसुंधरा जी ने किया। और उसके बाद 16 जनवरी को हमने प्रधानमंत्री जी से इसका शिलान्यास कराया। मैं असली बात पर अब आ रहा हूं। देखिए रघु जी, एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ था एचपीसीएल के साथ 17 अगस्त 2017 को। उसमें जो बातें जिस पर एग्रीमेंट हुआ, उसमें एक बात ये थी, 4 वर्ष में रिफाइनरी प्रोडक्शन प्रारंभ करेगी। रिफाइनरी की जीरो डेट 18 अक्टूबर 2018 रहेगी, यानी 2022 तक रिफाइनरी अपना काम चालू करेंगी। 1123 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। और जो फाइनेंशियल इनक्लोजर एसबीआई कंसोर्टियम के साथ हुआ, उसमें यह बात तय हुई थी कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट की कुल इक्विटी जो 14,376 करोड़ है, उसमें राजस्थान का हिस्सा 26% में 3,738 करोड़ है, वो 4 किस्तों में देंगे। अब ये डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, जिस पर मैं जो मैंने बात उठाई। माननीय सदस्य विराजिए, यार आप बहुत विद्वान हो, विराजिए, ज्यादा बजट में माननीय उधर विराजिए, अरे बैठ जाओ भाई, विराजो। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, राठौड़ साहब के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। विराजिए आप। अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य सा प्रिंसिपल है, दो मिनट में खत्म करता हूँ। सामान्य सा प्रिंसिपल है कि इक्विटी की राशि किसी भी उद्योग में पहले खर्च होती है। ये तो जो कंसोर्टियम के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ 17 अगस्त को, उसमें तय हुआ। अब 17-18 में जो बी हमने की इस रिफाइनरी के लिए 1120 करोड़ का, ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास। और उसके बाद कर दूंगा, टेबल कर दूंगा। आप कौन होते हो टेबल करवाने वाले? और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, ये 2018-19 में जो आ रही हम खुद आए वापस 374 करोड़ की प्रावधान किया बजट का। यानी जिस दिन प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने आए पाली से आने वाले माननीय सदस्य, उस दिन 1494 करोड़ की इक्विटी का प्रावधान किया। अब आप बता रहे हैं रिफाइनरी लगानी है आपको।
आपने आते ही 2018-19 में 8 जनवरी को एक बी का जो 374 करोड़ था उसको काट कर 146 करोड़ किया, और अभी जो 2018-19-20 का जो बजट रखा आपने उसमें रिफाइनरी के लिए 254 करोड़ का प्रावधान किया। यानी अगर इसी रफ्तार से चलते रहे 4 साल में इक्विटी का पैसा देना 15 साल में नहीं देंगे। यानी बात को कहना बड़ा आसान है और बात को यथार्थ में उतारना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अध्यक्ष सभापति महोदय, आप मुझे टोक रहे में कुछ बातें छोड़ते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल पैरा 227 में यह घोषणा कर दी नया कर नहीं लगाऊंगा। बड़ा अच्छा किया, 301 करोड़ की राहत भी दे दी, पर इसके पीछे कहानी बड़ी दर्दनाक है सभापति महोदय। इस विधानसभा के जो मान्य से जो हमारी परंपराएं हैं, जिसमें कई अध्यक्ष निर्णय किए, मैंने आपकी अनुमति से उसमें कई बात भी कही थी, विधानसभा के चलते हुए बाहर नीतिगत फैसला नहीं किए जा सकते। इन्होंने 6 जुलाई को रात को सिर्फ इसलिए वैट 4% बढ़ाया, अगर इस बजट में बढ़ाते तो फिर ये पैरा जो इन्होंने लिखा 227 में कोई कर नहीं लगा, ये नहीं लिख सकते थे। और ये जो बढ़ाया सभापति महोदय 1800 करोड़ का भार पड़ा है उपभोक्ता पर। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि जो हरियाणा में राजस्थान से इस बार जो बड़ी हुई राशि से 7 रुपये 75 पैसे सस्ता डीजल मिल रहा है, पंजाब में 9 रुपये 1 पैसे सस्ता डीजल मिल रहा है, और इसी प्रकार जो पेट्रोल है वो हरियाणा में 5 रुपये 50 पैसे, पंजाब में 6 रुपये 34 पैसे। अब ये हम जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं ना, वहाँ स्मगलिंग चालू होगी सभापति महोदय। आपने जो वादा किया था, जिस बारे में आपने कहा कि जन घोषणा पत्र इसी बजट में कह दिया हमारे शासन का आधार है, उसमें तो आपने कहा कि हमें इस डीजल और पेट्रोल को और सस्ता करने के लिए हमें इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए काउंसिल में जाएंगे। अरे नेचुरल गैस में आपने पैसा बढ़ा डाला, अन्याय करने की प्रकाष्ठा आपने कर डाली। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब कर क्या रहे हैं आप? नाम बदलने की एक परंपरा चला दी, निःशुल्क आपने जांच और दवा योजना बनाई, हम शासन में आए, हमने उस योजना को चालू रखा। मंत्री महोदय, आपके पास सब सारा विभाग है। जिस दिन आपने योजना छोड़ी उस समय 247 करोड़ का बजट था, और जिस दिन हमने इस योजना को बढ़ाकर हम सत्ता से बाहर हुए, उस दिन ये बजट 370 करोड़ और 424 करोड़ के बीच का था। आप जिस दिन डिमांड है उस दिन बता देना। अब गौरव पत्र जिसने राजस्थान का गौरव बढ़ाया, हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा रही, आपने नाम बदलकर विकास पथ कर दिया। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरे को एक ऐतराज है, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने में माने शिक्षा मंत्री जी के कोई हो सकता है कोई तकलीफ हो। भामाशाह के इतिहास को मिटाने की क्या जरूरत है? भामाशाह प्लेटफार्म पर राजस्थान में 4 करोड़ 50 लाख लोग जुड़े हुए। वो भामाशाह जिसने जंगे आजादी की लड़ाई में राणा प्रताप को जाकर कहा था, राणा मेरा वैभव ले लो, मेरी संपदा ले लो, पर धरती के मान और सम्मान की लड़ाई को रोको मत। उस भामाशाह के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है सरकार, और अब नाम बदल कर कह दिया राजस्थान जन आधार कार्ड। हो सकता है आप वसुंधरा जी से के विरोधी हो, पर सारी महिलाएं थोड़ी विरोधी, महिला मुखिया उसमें। ये राजस्थान की महिलाओं के पास संदेश जाएगा। इस बार उन्होंने मतदान भी बराबर का किया है, सरकार को तो पहले पैसे ही खा गई वो तो। और मैं निवेदन कर लूं कि आपने जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी, सभापति महोदय आपने देखा होगा, यहाँ सार्क प्रतिनिधि आए, सार्क प्रतिनिधियों ने उस योजना को जाकर देखा, बुरी बुरी प्रशंसा की, और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति आए थे उन्होंने कहा मैं जाते ही लागू करूंगा, उन्होंने लागू कर दी। एनजीटी में तो किसी का हमारा दखल अंदाजी नहीं। एनजीटी ने इस योजना का इतनी इसकी कहा कि योजना आज की आवश्यकता है। और अब आप किसान राहत आयोग जो हमने बनाया उसका नाम बदल कर रहे हैं कृषक कल्याण आयोग, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का नाम बदल कर रहे हैं राजीव गांधी संचय योजना, ईपीआरसी की बात कर रहे हैं, टोकन अमाउंट भी नहीं रखा। आपने पैरा 124 में जो विद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं के लिए बात की, 14,000 अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए, कहने में क्या दिक्कत थी? एसएसए का पैसा है, भारत सरकार अपनी फेडरल सिस्टम है। आप ये कहने की क्या बात थी कि राधा कृष्ण विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू कर रहे हैं? अरे भी एसएसए योजना है, आपने नाम बदल दिया, कोई बात नहीं। और ये आंगनबाड़ी में ये जो मानदेय आपने बढ़ाया, अक्टूबर के अंदर केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। आप ये कहो कि भी केंद्र सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया था, आचार संहिता के कारण हम इसको लागू नहीं कर सके, इसमें जो बीच के अंदर जो पैसा रह गया हम सारा पैसा देंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं अब क्या कहूं, मेरे मित्र बैठे हैं, अब आप समाप्त करो। 2 मिनट में, तीसरे मिनट नहीं,
ये जोटवाड़ा से आने वाले मान्य सदस्य मेरे दोस्त हैं। ये 1 लाख से ज्यादा वोटों से जनता ने पिटाई की आग हो गई और इन्होंने सोशल मीडिया पर ये कह दिया कि मैंने त्याग पत्र दे दिया। कहां त्याग पत्र, किसको त्याग पत्र, किस तारीख को त्याग पत्र? पर अरे ये बजट की चर्चा है सभापति महोदय, कहीं तो रेस्ट्रिक्ट करो इनको। ये खुद कुछ भी लगा रहे हैं चक्के चौके। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ रघु जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसका बजट से क्या ताल्लुक है? बजट से क्या ताल्लुक है बताओ। खत्म कर सभापति महोदय, इसलिए कह रहा हूँ अंतर्द्वंद जब घर में चालू हो जाता है तब घर का बजट अपने आप ही बिगड़ जाता है। ये अब मैं खाद्य मंत्री जी की बात करूं, ब्यूरोक्रेसी बजट का पार्ट है क्या? ये बजट का पार्ट है क्या? सभापति महोदय, अब मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। मेरे पास कुछ रह गए, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे की बात भी मैं कहने वाला था। जनता पार्टी में बहुत कुंठाग्रस्त हैं आज की तारीख में, और ये अपनी कुंठा, अगर आपकी कुंठा को मैं बताऊं यहाँ तो कैसा लगेगा बजट के ऊपर? माननीय मंत्री महोदय, ये चीज ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मैं मेरी पूरी भावनाओं को कुछ शब्दों में पिरोकर इस आसन के सामने रखना चाहता हूं। तो मेरा निवेदन है, एक छोटा सा शेर है, गुमराह करने की भी हद हो गई, फरेब करने की भी गुमराह करने की भी हद हो गई, फरेब करने की जैसे तुम्हारी जिद हो गई, कब तक बनाओगे ताश के महल, बस करो अब तो हद भी बेहद हो गई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।